नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। खबर असम से है, जहां असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक बाढ़ से 52 लोगों की मौत हो गई है और 22 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 515 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन राहत शिविर के कम से कम 3.86 लाख शरण लिए हुए हैं। अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा घटना का जायजा लेने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ शहर का स्थिति जायजा जानकर आगे लोगों की मदद करने के लिए भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर कुछ इलाकों का पैदल दौरा किया और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम डिब्रूगढ़ शहर की बाढ़ की समस्या का समाधान निकालने के लिए विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों को शामिल करेंगे। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से बिजली आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए बिजली बंद कर दी गई थी और बिजली के झटके के कारण कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया था। तो बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, जहां तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से सोना जब्ती का मामला सामने आया है। सिंगापुर से आए एक पुरुष यात्री को तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ से भी अधिक सोने के साथ पकड़ा गया। सीमा शुल्क विभाग ने इसकी जानकारी दी है और तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश में एक पुरुष यात्री को रोका। चेकिंग के दौरान उसके पास से 1.605 किलोग्राम का यानी कि 1.5 किलोग्राम का सोना जब्त किया गया और इसी के साथ बताया जा रहा है कि शख्स ने घुटने के नीचे कपड़ों के अंदर एक पेस्ट के रूप में सोने को चिपकाया हुआ था। जब्त किए गए सोने का वजन 1.5 किलोग्राम से ऊपर का बताया जा रहा है। यात्री स्कूट एयरलाइंस TRS 562 पर सिंगापुर से आया था। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस साल मई में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से अब तक 3 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 16.17 लाख रुपए की 96 सोने की रॉड जब्त की गई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और नवनिर्वाचित 2 टीएमसी विधायकों के बीच शपथ ग्रहण समारोह की खींचातान का मामला भी सुलझ गया। राज्यपाल बोस ने दोनों विधायकों के शपथ ग्रहण की निगरानी के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष को अधिकृत किया था। हालांकि उपाध्यक्ष ने खुद को इसके लिए अलग कर लिया, जिसके बाद स्पीकर बिमान बनर्जी ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई। लोकसभा चुनाव के साथ हुए 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी विधायक संजयिका बंदोपाध्याय और रयात हुसैन ने जीत हासिल की थी। राज्यपाल ने दोनों को शपथ ग्रहण के लिए राजभवन आमंत्रित किया, लेकिन विधायकों ने राजभवन आकर शपथ लेने से इनकार कर दिया। विधायकों की मांग थी कि राज्यपाल विधानसभा में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को अधिकृत किया जाए। हालांकि राज्यपाल ने दिल्ली दौरे की वजह से इसमें देरी हुई। आपको बता दें कि इस दौरान विधायकों ने कई दिनों तक विधानसभा परिसर में शपथ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। स्पीकर बिमान बनर्जी ने भी शपथ ग्रहण मुद्दे को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप की मांग की थी। बनर्जी ने राज्यपाल बोस पर शपथ ग्रहण समारोह को अहंकार की लड़ाई में बदलने का आरोप भी लगाया था, लेकिन अब यह आरोप सुलझता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब शपथ ले ली गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल रहे हैं। भाजपा और संघ परिवार के लिए यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसके बाद भी भाजपा का लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन न कर पाना संघ के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी समुदाय के बीच भाजपा की पकड़ कमजोर होने से भी संघ परिवार चिंतित नजर आ रहा है, जो देश के सबसे बड़े सूबे को वैचारिक स्वीकार्यता की दृष्टि से अपने लिए सबसे अधिक उर्वर माना जा रहा था। चुनाव परिणामों में संघ परिवार को उत्तर प्रदेश को लेकर आत्ममंथन करने और नई रणनीति बनाने के लिए विवश कर दिया है।
लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की सर्वोच्च बैठक 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच झारखंड की राजधानी रांची में होने जा रही है। इस बैठक में आरएसएस के सर्वोच्च पदाधिकारी सर संचालक मोहन भागवत और दत्तोदय होसबोले के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और आगे विचार विमर्श किया जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेंगी। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति हेमा कोहली, न्यायमूर्ति बी.वी. नगरत्ना और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की 5 सदस्यीय बेंच पर इस याचिका पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने के मामले में समीक्षा याचिका दायर की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 से 2 के बहुमत के फैसले से कहा था कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरतलब है कि कोर्ट ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आगे इस फैसले पर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है, समीक्षा को लेकर सुनवाई क्या होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ओडिशा में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। हालांकि माना जा रहा था कि रत्न भंडार जल्द ही खुल सकता है। ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ओडिशा में हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए। हालांकि माना जा रहा है कि रत्न भंडार जल्द ही खुल सकता है। ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर लिया है। इससे पहले इसी साल मार्च महीने में ओडिशा की पूर्ववर्ती नवीन पटनायक की बीजेडी सरकार ने रत्न भंडार में रखे आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरिजीत पैच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अजित की सुनवाई पर गठन किया। हालांकि नई सरकार ने इस समिति को भंग करके नई समिति का गठन भी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। जुलाई महीने की शुरुआत ही उमस भरी गर्मी से हुई। इस बीच 2 दिनों से हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी। इस बीच अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को तापमान और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने जा रही है। दरअसल शनिवार को एक बार फिर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में शुक्रवार को आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम पूरी तरह से शुष्क नहीं होगा। इस दौरान दिल्ली में घूमने आए लोगों को घने बादल का सामना करना पड़ेगा। दिन और रात के तापमान में मामूली अंतर देखने को भी मिलेगा। शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना भी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि 6 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और आपको बता दें कि मानसून की एंट्री के साथ ही अब उत्तर प्रदेश से ये मौसम बिहार की ओर जाएगा और बिहार में भी बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में यूपी में खूब बारिश होने वाली है और आपको बता दें बिहार के अलग अलग जिलों में मानसून खासा एक्टिव हो गया है। 2 दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में खूब बारिश देखने को मिल रही है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिल रही है। शुक्रवार को पटना सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 और 9 जुलाई को रूस यात्रा प्रभावित है। आपको बता दें कि इस यात्रा से ही लगातार जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के मास्को दौरे से पहले ही भारतीय सेना को 35,000 AK-223 यानी कि कॉलेजियन कोच असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी कर दी गई है। इससे पहले इसी साल मई में 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थी। खास बात यह है कि इन राइफलों को बनाने में इस्तेमाल हुए 25% पार्ट भारत में तैयार किए गए। इन राइफलों को भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से इन असॉल्ट राइफलों को बनाने के लिए जुलाई 2021 में रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है। इस सौदे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। इस सौदे के तहत देश में 6.7 लाख से ज्यादा AK-223 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाना है। बीते दिनों से पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। हालत ऐसे हो गए हैं कि पूर्वोत्तर के अलग अलग हिस्सों में बहने वाली प्रमुख और अन्य सहायक नदियों का जलस्तर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार को लगातार ये रिपोर्ट मिल रही है और रिपोर्ट के मुताबिक वहां की 11 नदी ऐसी हैं जिसमें जल स्तर न सिर्फ खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, बल्कि बढ़ रहे पानी से स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इन राज्यों में स्थिति से निपटने के लिए NDRF समेत अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में लगातार बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में पानी से मचे हाहाकार को लेकर केंद्र सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में कई नदियों के बढ़ते जल स्तर का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 48 घंटे के भीतर ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, धलेश्वरी, कटाखल नदी, बारक बरहेम्बिंग नदी और कुशियारा, दिखोम नदी, धनसिरी नदी और देशसंग नदी भी बिहार के अररिया से होकर बहने वाली परम नदी को लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ये सभी नदियां वर्तमान स्थिति में अपने खतरनाक स्तर से ऊपर बढ़ रही हैं, जो एक परेशानी का सबब बन गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत में एक नई खतरनाक बीमारी सामने आई है। हालांकि इस बीमारी का कोई असर इंसानों पर नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी संख्या में सुअरों की मौत इससे हो सकती है। जी हां, हम अफ्रीकी स्वाइन फीवर की बात कर रहे हैं। अब केरल के त्रिशूर जिले के एक गांव में एक खेत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप सामने आया। अधिकारियों का कहना है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक से दूसरे सुअर के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही अगर किसी संक्रमित सुअर ने कुछ खाकर छोड़ दिया हो और इसे कोई दूसरा स्वस्थ सुअर खा ले तो भी ये रोग हो जाता है। इसलिए त्रिशूर जिला कलेक्टर और मडकधारा पंचायत के एक निजी खेत में 310 सुअरों को मारने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 14 वार्ड के वेलेंटियारा में कुल्हट्टर बुझा बाबू के खेत में सुअरों को स्वाइन फीवर के होने का पता चला था। जिला कलेक्टर ने जिला पशुपालन अधिकारी को सुअरों को मारने और उन्हें दफनाने का निर्देश दिया है। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट के 42 दिन बाद नाबालिग आरोपी ने रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सबमिट कर दिया है। 18 से 19 मई की रात हादसे के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने के सहित कुल 7 शर्तों पर जमानत दी थी। हालांकि पुलिस की मांग और लोगों के आक्रोश के बाद जुवेनाइल बोर्ड ने अपने फैसले को संशोधन किया था। 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया था। हालांकि 25 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि आरोपी पर जुवेनाइल बोर्ड के आदेश की सभी शर्तें लागू नहीं रहेंगी। बाल सुधार गृह से निकलने के बाद नाबालिग को 3 जुलाई को निबंध लिखने की भी शर्तें दी गई थी। फिलहाल अब पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट के मामले में क्या कुछ खास होगा ये तो वक्त ही। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्टार भारत न्यूज।